नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मेट्रो ने दिल्ली को आधुनिक या कहें तो उत्तर आधुनिक बनाने का काम किया है, लेकिन हम जहां मौजूद हैं वहां मेट्रो में जो अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं उनके लिए एक हॉस्टल बनाया हुआ है। ये लाल रंग की इमारत जो है इसका नाम भी है प्रशिक्षु हॉस्टल है। ये पूर्वी दिल्ली का इलाका है। हम शास्त्री पार्क के बेहद करीब हैं और यहाँ इंसान लोग ट्रेनिंग पाते हैं। और ये जो पानी है जो अब हरे रंग का हो चुका है, यहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग पाते हैं जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह वगैरह जो है वो फैलाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मच्छरों से पूछें कि कूल प्लेस क्या है सैरगाह के लिए, मौज मस्ती के लिए, पनपने के लिए, तो वो बताएंगे कि यही तो है कि इंसान जो है हर जगह पानी जमा छोड़ जाए। आदमी से पूछेंगे कि अनकूल प्लेस क्या है, तो वो कहेंगे कि देखो भाई, आसपास मच्छर नहीं होना चाहिए और मच्छर पनपने की जो सुविधाएं हैं वो ना हो तो हम थोड़ी तकलीफ से रह लेंगे। तो ये आपकी दिल्ली के उस हिस्से का नज़ारा है जहाँ पे ट्रेनी हॉस्टल है दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड का, और उसके पास की ये स्थिति है। दरअसल मलेरिया के साथ एक ख़ास बात यह है कि महानगरों ने बीमारियों को अपना लिया है। महानगरों की मीडिया ने, अगर डेंगू, चिकनगुनिया से मौत हो या मरीजों की संख्या बढ़ जाए तो अस्पतालों में पत्रकार धावा बोल देते हैं, प्रथम पन्ने की खबर बन जाती है। इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन मलेरिया को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती है, मिलनी चाहिए। हमारे सहयोगी परिमल ने बताया कि पिछले 5 साल में पहली बार दिल्ली में मलेरिया से मौत हुई है। उसके पहले कब हुई या कब नहीं हुई, इसका रिकॉर्ड ढूंढते ढूंढते वो 2 दिन से परेशान है परिमल, लेकिन रिकॉर्ड ठीक तरीके से नहीं रखा गया है। परिमल ने बताया कि जब चंदर विहार के लड़के प्रवीण की जब मौत हुई और मीडिया में खबर आई, तो चंदर विहार में आज के दिन यानी बुधवार के दिन वहाँ पर कर्मचारी पहुँचे हैं और उन्होंने फीवर सर्वे किया है, घरों में पहुँच के, और एक तरह से लोगों से पूछा है, ब्लड सैंपल लिए हैं, फॉगिंग और स्प्रे करने की औपचारिकता पूरी कर दी। वो तस्वीर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। परिमल बता रहे थे कि बिल्कुल खाना पूर्ति है, क्योंकि जुलाई महीने में शाहदरा इलाके में मलेरिया से जहां मौत हुई वहां पर किसी ने जाकर फीवर सर्वे नहीं किया, ब्लड सैंपल नहीं किया। ये आपकी दिल्ली की हालत है, जो सुपर पावर इंडिया की राजधानी है। जो सुपर पावर इंडिया के जो ग्रामीण और दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों के पास तो कोई पावर है नहीं। और ये थ्योरी भी दी जाती है जो मलेरिया के लिए काम करते हैं कि गरीब और गरीबतर इलाके में अगर आप जाएं तो लोगों के पास मलेरिया होने की सूचना अस्पताल या स्वास्थ्य कर्मियों से मिलते मिलते तक वो इस दुनिया से चले जाते हैं और अपनी कोई निशान नहीं छोड़ते। जो आंकड़े हैं मलेरिया को लेकर, उसमें कई तरह के विवाद हैं। आप सोचेंगे कि ये कोई नई बात हो रही है, नई बात नहीं हो रही है। दरअसल मलेरिया बहुत महत्वपूर्ण है हमारी बीमारियों और जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ की जो लड़ाई है उसे लेकर। 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु ने एक उपन्यास लिखा, मैला आंचल, और उसका जो नायक है डॉक्टर प्रशांत, वो मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद अपने गांव जाता है मेरीगंज, और वहां पर कालाजार मलेरिया के बारे में रिसर्च करता है और उसके बारे में मतलब लिखते हैं कि डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया। ये उसका अंश मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, एकदम कंप्लीट। वह बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है, गरीबी और जहालत। इस रोग के 2 कीटाणु हैं, एनोफिलिस से भी ज्यादा खतरनाक, सैंड फ्लाई से भी ज्यादा जहरीले हैं। आगे शायद ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की गरीबी और जहालत। तो और ये बात आज भी 1954 के उस उपन्यास के बाद आज भी ये बात बिल्कुल सही है कि गरीब और आदिवासी इलाके में सबसे ज़्यादा लोग मलेरिया से मरते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो डॉक्टर प्रशांत की तरह अपने मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद दूर दराज के इलाके में जाते हैं। योगेश जैन, जिनसे आपने मंगलवार के प्राइम टाइम में मुलाकात की, 17 साल पहले उनके साथ उनके कुछ दोस्त एम्स से पढ़ाई पूरी करने के बाद पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य की दिशा में काम करने के लिए छत्तीसगढ़ चले गए और वहां पर उन्होंने काम शुरू किया। उनसे मैंने बहुत सारे सवाल लिए हैं पूछने के लिए, और मैं अब जाना चाहता हूं एससी धारीवाल साहब के पास, जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नाम कितना बड़ा है, मच्छर से भी कई गुना बड़ा है,
उसके प्रमुख हैं और पूरी दुनिया, पूरे भारत में वो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के हेड हैं एक तरह से। महिला आंचल जिसका हमने जिक्र किया, उस उपन्यास में भी मैरीगंज में एक मलेरिया सेंटर खुलता है और जाति के हिसाब से लोग कहते हैं भोज हो, अब मलेरिया सेंटर खुला है तो लोग जाति के हिसाब से पाते बैठती हैं कतार में और भोजन करते हैं। अब वैसा उत्साह तो नहीं है। मलेरिया अफसर अब भी हैं, उनके अपने अधिकार हैं, तय हैं। वो जब तक तय ना करें मलेरिया से मरने वाला, मर भी जाए अगर वो प्रमाण ना दें तो वो घोषित नहीं होगा कि फला व्यक्ति मलेरिया से मरा है। तो प्राइम टाइम में हम एससी धारीवाल साहब के दफ्तर जाएंगे, जो साजो सामान है मलेरिया नियंत्रण के, जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम आपसे उनसे बात करेंगे और चाहेंगे कि आप उस कार्यक्रम के बारे में सोचें ज़रा सा, जिसके बारे में अब कम बातें होती हैं। डेंगू चिकनगुनिया के बारे में भी हो, बहुत अच्छा, मलेरिया के बारे में हो तो और भी अच्छा, क्योंकि आपकी चिंताओं में गरीब और आदिवासी लोग भी जुड़ जाते हैं। मुझे पता है कि आप परेशान नहीं हैं, आप पार्टी के प्रवक्ताओं से ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग प्रवक्ताओं से परेशान नहीं हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि वो मलेरिया से परेशान हैं। अपने आसपास के लोगों से पूछिए कि कितने लोगों को मच्छर जनित बीमारी हुई है, मच्छरों से होने वाले बुखारों के कितने कितने प्रकार हैं, वो ग्रसित हैं। आपको हर दूसरा चौथा आदमी मिलेगा, लेकिन डेटा, आंकड़ा उसका नहीं मिलेगा। हमेशा लगेगा कि बहुत कम लोग करोड़ों की दिल्ली में शिकार हैं। तो प्राइम टाइम में चलते हैं धारीवाल साहब के पास। डॉक्टर धारीवाल से मिलने के लिए आए हैं हम, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के डायरेक्टर। एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत भर में जितने भी मलेरिया विभाग हैं उनकी एक नोडल एजेंसी है। अभी अस्थायी तौर पर एक दूसरी इमारत में ये दफ्तर चल रही है। तो हम मलेरिया के बारे में बात करेंगे, उसके साजो सामान के बारे में बात करेंगे। एक जल्दी से बता दें कि यहाँ हिंदी में जो लिखा है ताकि हमारे सामान्य दूर दराज के दर्शकों को पता चल जाए कि कपकपी के साथ अगर बुखार हो, सिर दर्द हो, बदन दर्द हो और उल्टी आए तो आपके शरीर में मलेरिया के लक्षण हैं और आप तुरंत जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करें, अपनी खून की जांच तुरंत कराएं, ये बहुत ज़रूरी है और मुफ्त में ये आपका इलाज हो सके इसका पूरा इंतज़ाम किया गया है। जो काम की चीज़ है वो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूं कि मेडिकेटेड मच्छरदानी की बात हो रही थी, तो वो मच्छरदानी क्या है धारीवाल साहब, अगर आप इसके बारे में बता सकें। क्या ये वही मच्छरदानी है जो सड़कों पर बिकती है और हम खरीद के ले जाते हैं? नहीं, ये अलग टाइप की मच्छरदानी है। इसमें ये इन्वेंशन हुआ, जो ऑर्डिनरी नेट्स होते हैं जो मिलती हैं बाजार में, उसको इम्प्रेग्नेट किया गया है। अच्छा। जब ये बनता है, फाइबर जब बनता है, हाँ। उसी फाइबर के बनने के प्रोसेस में जो इंसेक्टिसाइड है, सिंथेटिक पैरिथ्राइड, वो इम्प्रेग्नेट हो जाता है। अच्छा। तो इसका असर ये देखा गया है 3 साल तक रहता है। 3 साल तक रहेगा अगर इसको संभाल के रखें तो। संभाल करके इसको यूज करें और इसमें जो है वो जो हम प्रोग्राम की तरफ से हिदायत दे रहे हैं और बांटने से पहले ये सब हम पूरा एक्सटेंसिव स्केल पर लोगों को बताते हैं कि इसको धोने में किसी भी तरह का कोई डिटर्जेंट यूज नहीं करना है। अच्छा। इसको छाया में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है और इसको मरोड़ना नहीं है। इसको पानी में डालना है, धो के साधारण पानी में, सिंपल पानी में छाया में बिना साबुन सर्फ के इस्तेमाल के छाया में सुखाना है। तो 3 साल आप इससे चल सकता है। ये मेडिकेटेड होने का क्या लाभ है कि अगर इसमें मच्छर बैठेगा तो मर जाएगा? हाँ, इसके दोनों, एक तो फिजिकल बैरियर हो रहा है और साथ में ये केमिकल होने की वजह से मच्छर मरेगा भी। अब आप मुझे गलती से यदि इसमें जैसा दूसरी मच्छरदानियों में होता है, छेद यदि रह गया, उसमें से एक मच्छर घुस गया, तो वो परेशान करता है। तो इसमें ये जो है वो मेडिकेटेड होने की वजह से यदि मच्छर घुस भी गया तो इसके संपर्क में आने से वो मर जाएगा। तो ये एडेड एडवांटेज। अब जो लोग पूछें हमसे कि बताइए ये मच्छरदानी मिलती कहाँ है अगर उन्हें खरीदनी हो तो? ये देखिए, इसका अभी हमारा जो प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसके तहत ये फ्री डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ठीक है। और जानकारी के लिए अभी जैसा कल के कार्यक्रम में भी बताया गया था कि नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं उसमें लगभग 72 लाख बटी हैं। और इसमें खास बात यह है कि जो ये सवाल इसलिए उठा था कि विवेकानंद और अंकिता राव ने लिखा है कि 25 करोड़ बांटने का लक्ष्य था, लेकिन उसका 1% भी नहीं बटा है। मतलब 25 करोड़ में 72 लाख तो बहुत कम हुआ। तो 7 करोड़ 25 उसमें से
लेकिन ये अभी नॉर्थ ईस्टर्न में जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के जो कल विशेषज्ञ बैठे थे वहां अब जा रही है। मतलब अभी तक गई नहीं है। मतलब वो बाजार से नहीं खरीद सकते हैं, जब देंगे तो सरकार की एजेंसी ही देगी। ठीक, उसके पीछे ये थोड़ा सा अपने को समझ लेना चाहिए कि बाजार में इस कारण से उपलब्ध नहीं है कि मच्छर का रेसिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाए। अच्छा, तो ये फिर बेकार हो जाएगी, ये मच्छरदानी बेकार हो जाएगी। लेकिन अगर लोग जो हैं, जो गरीब इलाके के लोग हैं, वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो अपने नेता से कहें कि आप जरा हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी लिख के हमारे इलाके में ऐसी मच्छरदानी बंटवाइए। वो एक तरीका है और इसमें कहने की जरूरत नहीं है। हमारा जो प्रोग्राम है उसमें जहां मलेरिया का इंसिडेंस ज्यादा पाया जाता है उसमें हम राज्य सरकार के साथ मिलकर के ये योजना बना लेते हैं। लेकिन इसके अलावा ऑर्डिनरी नेट्स भी जो बाजार में उपलब्ध हैं उससे भी हो सकता है, वो भी प्रभावी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि लेकिन ये जान बचा सकते हैं ना सर। 20 से 25,000 40,000 लोग मर रहे हैं। अगर वो योगेश जैन जी कह रहे थे कि मॉडरेट आंकड़ा लिया जाए, औसत आंकड़ा, तो 20 ऑर्डिनरी नेट्स को भी इम्प्रेग्नेशन किया जा सकता है। अच्छा, एक जो आप किट की बात कर रहे हैं, आपने कहा आशा वर्कर को एक किट दी जाती है, तो वो किट क्या है वो हमें हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दें। और उसके बारे में जब आप कह रहे थे तो बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि हमारे इलाके में आशा वर्कर को बिल्कुल ये किट नहीं बटी है, और इसको मलेरिया रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट बोलते हैं, है ना। तो आप एक आशा वर्कर को कितना किट देते हैं, ताकि हम ये दिखाना चाहते हैं ताकि लोग अपने नेताओं और विधायकों से कहे कि ऐसा वाला किट हमारे इलाके में क्यों नहीं है। बिल्कुल, मैं आग्रह करूंगा। डॉक्टर बताइए मैडम, ये क्या है? अगर ये आप हमें दे दें तो क्या हम गाँव में पहुँच के मलेरिया की जाँच कर सकते हैं? एक्चुअली ये जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट है, ये एक यूजर फ्रेंडली किट है जो कि विलेज लेवल पे आशा वर्कर बड़े आराम से यूज कर सकती हैं। बड़ा यूजर फ्रेंडली है। अच्छा। इसको यूज करना बहुत इजी है। एक फिंगर प्रिक से 5 माइक्रोलीटर ब्लड लेके इसमें डिवाइस है उसके ऊपर डालना है और फिर 3-4 ड्रॉप बफर लेके उस दूसरे एक एरियाज बने हुए उसमें डालना है। तो वी हैव टू वेट फॉर 15 to 30 मिनट्स। अच्छा, 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर हमारे को वहीं खड़े बता देगा कि मलेरिया है या नहीं है। और अगर है तो फाल्सिपारम है या वाइवेक्स है। इसमें 2 स्पीशीज की जांच वो गंभीरता वाली बात है। तो वो आपको और इसी से हो जाएगा या कहीं और जाकर कराना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल फील्ड में खड़े पेशेंट के घर पे बता देगा, डोर स्टेप पे वो अलर्ट कर देगा कि अब आपको अस्पताल जाना है। वो अगर तो पेशेंट की स्थिति बहुत खराब नहीं है, नॉर्मली वो रेफर कर देते हैं डॉक्टर के पास भी, इन्फॉर्मेशन भी भेजते हैं, बट ऑन स्पॉट वो पेशेंट को उनके पास दवाई रहती है, उन्हें दवाई भी देते हैं। तो ये दवा आप पकड़ा सकते हैं, वो एक किट देके इस पे ब्लड सैंपल लेके बता देंगे। इसकी जरूरत नहीं रहती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हम विलेज लेवल पे इससे हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप कर लीजिए। हाँ, तो ये एक किट जो है ये क्या कोई बाजार में खरीद के घर में रख सकता है? बाजार में अवेलेबल तो ये उपलब्ध है। हाँ, लेकिन इसकी एक ट्रेनिंग होती है। आप आशा वर्कर को या जिसको भी देते हैं उसको आप ट्रेन करते हैं कि इसका इस्तेमाल कर सकें। जी, हमारी आशा की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद हम वेरीफाई करते हैं कि आशा क्या प्रॉपरली इस किट को यूज कर पा रही है, नहीं कर पा रही हैं। उसके बाद ही, प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही दिक्कत क्या है? मतलब इतना जो आशा वर्कर की जो तादाद है उसके हिसाब से जो मैं बात कर रहा था, क्या आप लोगों के पास संख्या कम है कि आप सभी आशा वर्कर को एक नियत समय में ट्रेनिंग नहीं दे सकती हैं, या राज्यों को करना चाहिए? क्या करना चाहिए इसमें? ये राज्यों का ही वैसे काम है, क्योंकि जो इस डायरेक्टरेट का वो तो केंद्र स्तर पर है। तो आप गाइडलाइंस बनाना, उनको जो है वो समझाना, ऑर्गेनाइज करना, बाकी फिर जो है वो डाउन द लाइन ये जो है वो राज्य सरकारों का काम है। तो राज्य सरकारों में लगभग जहां मलेरिया की समस्या है उन सब में आशाओं को ट्रेन किया गया है। इसी बहाने बहुत सारे जो जवाब आ रहे हैं, मैं उससे भी उत्साहित हूं कि कई लोग जो बता रहे हैं कि आशाओं को ट्रेनिंग नहीं दी गई है या उन तक किट नहीं पहुंची है। मैं चाहता हूं कि वो इन सवालों को लेकर बात करें, अपने प्रवक्ताओं के दिमाग खाएं, राजनीतिक प्रवक्ताओं के जो टीवी पर आके कुछ और खाते हैं, तो उनको सरदर्द करें कि आप इस पे बात करें। हाँ, ये जो है वो यदि खत्म हो जाता है, ऐसा हो सकता है कि किसी क्षेत्र में बुखारों के मरीजों की संख्या ज्यादा है, जो उनको दी जाती है वो लगभग 1,000 की जैसे पॉपुलेशन उनको देखनी होती है। एक आशा वर्कर 10 जो है वो उनको दे करके रखते हैं। फिर वो एक सिस्टम है कि यदि खत्म हो गई तो वो जो है वो अपने सुपरवाइजर से ले लें। ठीक है। तो ऐसी स्थिति कई बार हो जाती है। तो उसके लिए लेकिन एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ठीक है।
तो बहुत सारा ये आपका विभाग जो है ये कब से है, जो कि मैं तस्वीरें देख के लग रहा है कि काफी देखिए जो 1947 से है। हाँ, कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल जसवंत सिंह ये पहले निदेशक रहे। हाँ। ये जो वो है ये तो आजादी से पहले का विभाग है। हाँ। और 1909 में ये कसौली में था। 1909 में, अच्छा। उसके बाद अंग्रेजों को जरूरत पड़ी कि मलेरिया का प्रकोप ज्यादा है और उनके जो है वो लोगों को प्रिवेंट करने की जरूरत है, तो उन्होंने एक वो खोला, वो आगे बढ़कर के मलेरिया वो आप लोगों को ये विभाग विरासत में उन लोगों से मिला है। हमारे जो पहले डायरेक्टर हुए लेफ्टिनेंट जनरल जसवंत सिंह जी, इनकी अपनी रिसर्च है। इनके नाम से मलेरिया पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए जो एक स्टेन था, पहले जो मेथड था, स्लाइड में ब्लड लेकर के माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करते थे, तो उसका जो स्टेन था वो जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टेन, JSB स्टेन। अच्छा। ये विश्व में पहली बार भारत की तरफ से ये इन्वेंशन होकर के वो वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। महिला आंचल का जो नायक है डॉक्टर प्रशांत, वो तो नहीं कुछ पा पाते हैं, मतलब कोई आविष्कार नहीं कर पाते हैं, तो उनकी प्रेमिका कहती है कि कोई बात नहीं, तुम गांव तो लौट कर आए इसी बहाने। पर ये जो दाग है, मतलब ये मोहम्मद मुरसलिन के कैमरे से नहीं आएगा, मतलब इसमें नीले रंग का दाग है। ये स्टेन जो है इसको स्टेन कहते हैं, वो इसको JSB कहते हैं, जो इसके पहले डायरेक्टर है। पूरी दुनिया में कहा जाता है, पूरी दुनिया में JSB स्टेन का इन्वेंशन मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में। ये है क्या स्टेन, क्या ये जो खून का जो लेते हैं, उस खून का जो धब्बा है, उसको स्टेन करते हैं। अच्छा। उसका JSB, तो उसमें एक केमिकल मिला के उसको देखते हैं, तो उसको JSB 1 और JSB 2। चलिए, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मैं चश्मे के फ्रेम से देख रहा था कि पहले मोटे चश्मे। चाहूंगा जब बात चल रही है, डॉक्टर AP रे, डॉक्टर AP रे उस समय के डायरेक्टर 59 से 67, जब मलेरिया को लेकर के आज़ादी के बाद में एक मुहिम छोड़ी और हम एलिमिनेशन के पास पहुंच गए थे, बहुत कम केसेस हमारे पास जो है वो डॉक्टर AP रे साहब के टाइम पर हुआ। और डॉक्टर साहब के लिए कहा जाता है कि ही इज द वन हु हैज विजिटेड ऑल द विलेजेस एंड ही यूज्ड टू सेट। मलेरिया प्रभावित सारे गांव, मलेरिया हर गांव में गए हैं, ये जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। और गांव में बैठ करके पेड़ के नीचे अपना जो है वो पूरा अध्ययन करते थे। और यदि उनके पास उस टाइम कितने साल लगा दिए होंगे सर, उस वक्त तो साधन भी नहीं होंगे। देखिए, जब हमने ज्वाइन किया है तो हम डॉक्टर AP रे से मिले हैं और उनका पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया है कि हम भी जो है वो आपकी तरह काम करते हैं। मैं और रिकॉर्ड वगैरह के सवाल पे जाने से पहले, ये सब तो सिनेमा में देखते थे कि एक डॉक्टर की मौत में देख रहा था अभी हाल ही में, तो लेकिन खैर मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा मच्छर के बारे में ज्ञान दे दें, क्योंकि एक जीका आपके जो इस पे बोर्ड पे है, चिकनगुनिया तो आ ही गया है, डेंगू है ही, मलेरिया है, उससे पहले कालाजार है सैंड फ्लाई वाला, और अब जीका, जिससे पूरी दुनिया परेशान है इस वक्त। ये जरा मच्छर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए, ताकि हमारे तो ये जो हम जो 6 बीमारियों की बात करते हैं, हमने सिर्फ उनके मच्छरों की बात बताई है, वरना तो 400 से ज्यादा स्पीशीज हैं एनाफिलीज की। अच्छा। अब उसमें 6 स्पीशीज जो है हमारी मेन मलेरिया के लिए जो है नाम दिए हुए हैं। अच्छा, सब 400 प्रकार के मच्छर हैं अगर सरल हिंदी में कहें जी। एनाफिलीज, हाँ एनाफिलीज, ठीक है। तो और उसमें से 6 हैं जो मलेरिया से संबंधित हैं। इंडिया में, भारत और जगह पे, और जैसे अफ्रीका में कोई और स्पीशीज है, श्रीलंका में कोई और स्पीशीज है। हमारे यहाँ प्राइमरी जो 6 स्पीशीज है, 6 को एक जगह ऐसे नहीं होता, सबका किसी का, जैसे अब ये नीचे आप देख रहे हैं स्टीफेंसाई। स्टीफेंसाई जो है वो अर्बन एरिया में, जो आपका जो एडिस है जो डेंगू फैलाता है, इसके साथ बड़े मजे से पलता बढ़ता है। क्यूलिसिफेसिस सब जगह होता है। अच्छा। फ्लुएटेलिस फुटहिल्स का है। तो कुछ गांव में कुछ जानवरों को काटता है, मतलब ये इंटरेस्टिंग। कुछ मच्छर शहरी भी होता है, पॉश इलाकों में होता है, जैसे हम लोग कोई नॉन वेजिटेरियन है, कोई वेजिटेरियन है। ये हम मच्छरों के बारे में नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये इसमें क्या है सर? ये इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, एक पानी वाली होती है, एक्वेटिक स्टेज। इसमें तो खैर एडिस का लार्वा हम लोग ले आए हैं, पर जो एनाफिलीज का लार्वा भी देखने में ऐसे लगेगा जनरल पब्लिक के लिए। सिर्फ एनाफिलीज का लार्वा ऊपर ऐसे ऐसे मूव करेगा। अच्छा। और एडिस का लार्वा ऐसे घूमेगा। तो आप अगर देखेंगे तो ये ऐसे 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 आता है। हाँ, मतलब इस तरह से है ना, ऐसे लटका रहेगा, ऐसे लटका रहेगा। तो हम देख के भी पहचान सकते हैं कहीं पानी जमा हो तो ये किसका लार्वा है।
एडिस का ऐसा बहुत ज्यादा डिटेल में जाने के लिए तो फिर एंटोमोलॉजिस्ट की नहीं, जरूरत मैं चाहता हूं कि लोग ये देख के राजनीतिक प्रवक्ताओं को फोन करें कि हमारे यहाँ एडिस का लार्वा दिखा है, कुछ आप काम की भी बात ऐसा कीजिए। हुआ था चिकनगुनिया के टाइम पे हाँ। जो आउटब्रेक हुआ था 2006 में, जब हम लोग गए थे, सर भी गए थे, 6-7 अहमदाबाद या आंध्रा सब केरला वेरला में हम लोग जब गए थे, तो लोगों के थे, गुजरात में गए तो कहते ये तो देखते हैं बूची बोलते हैं। अरे हमने बूची नहीं है, मच्छर का लार्वा, यही बड़ा होके ऐसा बनेगा और काटेगा। अगर उनको बता दिया है तो फिर वो फोन करने लगेंगे, तब फिर वो, और ये 7-8 दिन के अंदर फिर एडल्ट बन जाता है। तो इसीलिए हमारा जो है टर्मिनोलॉजी। अब तो ये समझ गए इसको, इसीलिए आपने ये मच्छरदानी वाले इसमें बंद करके रखा है जाली में। हमारा मस्कीटो केज है। हाँ, नहीं तो ये निकल गया तो खतरनाक हो सकता है। ठीक है, अब ये जो मछली जैसी है ये क्या है सर? ये मछली लार्विवोरस फिश है। हाँ। मेन 2 हैं जो ज्यादा फेमस हैं, गम्बूजिया और गप्पी। ये यहाँ पर दिल्ली में कई जगहों पे हैं, जितने ऑर्नामेंटल टैंक्स हैं। और अभी ये कहाँ ऑर्नामेंटल टैंक्स मतलब सर? जैसे आपके फाउंटेन्स वगैरह वहाँ पर पार्क वार्क में है। हाँ। एनडीएमसी में इसको रखा गया है, हैचरी है, हमारी भी थी। अभी चूंकि हमारा बहुत दफ्तर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन है, तो इसको लेकर अगर हम जहाँ पर पानी जमा रहता है अक्सर, वहाँ अगर ये 4-5 मछलियाँ लेकर छोड़ दें तो कुछ वो अपने आप ब्रीड करके ज्यादा नंबर भी हो जाती हैं। और ये चूंकि खाई नहीं जाती हैं, इसलिए इसको कोई होता नहीं है नुकसान। और ये मच्छर के जो लार्वी होते हैं ना, क्योंकि मच्छर इनको खा जाता है, अंडे देगी, अंडे से फिर लार्वा बनेंगे, वो खा जाती है। तो ये एक नेचुरल हमारा है, प्राकृतिक तरीके से हम इसे करना पड़ता है। और ये एक बार डाल दिया, ये सारी चीजें आपके डिपार्टमेंट में होने की चीजें है ना। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे दिल्ली है तो आपने कल एक उदाहरण दिया कि किंग्सवे कैंप में वो मलेरिया प्रभावित इलाका था, इसलिए वहां राजधानी शिफ्ट करके रायसीना की तरफ ले आकर पहाड़ तोड़ ताड़ के बनाया लोगों ने। अभी क्या आप बता सकते हैं रफ हैंड से कि दिल्ली में कितने प्रतिशत इलाके जो है मलेरिया ग्रसित हैं? देखिए, दिल्ली की जहां बात होती है, दिल्ली में ओवरऑल बहुत कम इंसिडेंस है। कुछ इलाका जैसे शाहबाद डेयरी वाला इलाका है, उस इलाके में अकरेंस है। अदरवाइज ऑन द होल दिल्ली में ट्रांसमिशन मलेरिया वाइवेक्स का जो टाइप का मलेरिया है उसका ट्रांसमिशन है। पर सर वो डेंगू चिकनगुनिया मच्छर के भी तो बहुत सारे बिरादरी आ गई हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि एक जो बड़ी शिकायत आती है, अभी चंद्र विहार में हमारे सहयोगी गए थे परिमल, तो परिमल ने देखा कि वहां पे जो मौत हुई थी जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उसके बाद वो फीवर सर्वे करने आ गए वहां पर जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, और रजिस्टर लेके पूछे थे आपके यहाँ किसी को बुखार है कि नहीं है, ब्लड सैंपल ले लिए। तो वो लोगों ने परिमल को बताया कि हम तभी जाते हैं जब कहीं मौत हो जाती है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये शायद जो है वो कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा होगा। कभी भी लेबोरेटरी यदि कंफर्म करती है मलेरिया केस को, तो उसके लिए गाइडलाइन है कि उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। डेथ से इसका रिलेशन नहीं है, मलेरिया केस का रिपोर्टिंग से रिलेशन है कि मलेरिया का केस का यदि कहीं भी रिपोर्टिंग हुआ तो उसमें प्रोटोकॉल ये है कि कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, उस बात को जो है वो इंगित करना। तो इसमें करने के लिए जैसे मैंने बताया कि पहले हमारी एक बहुत बड़ी टीम थी, मल्टीपर्पज़ वर्कर्स थे। वो संख्या क्या? वो संख्या कम हो गई। और उनको अब जो है वो करने के लिए आप समझिए कि जो है वो एक अरेंजमेंट जो है वो कि एनएचएम में जब ये हमको मिला मौका, तो आशा को हमने इसमें इन्वॉल्व करना शुरू किया। तो ये एक मैं मानता हूँ कि कमी है, मतलब एरिया है जिसमें हम लोग अगर इससे लड़ना पड़ेगा तो टीम की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और पर एक जो विवेकानंद और अंकिता का जो रिसर्च है, उनका ये कहना है कि 90% पैसा जो आपका बजट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पे खर्च होता है। ठीक है, तो अगर 90% होता है, दुनिया में जो उसका औसत 35% ही है, तो फिर ये बात क्यों उठती है कि रिकॉर्ड कीपिंग में, हम रिकॉर्ड रखने में हम खराब हैं, मतलब बहुत खराब है, कोई डेटा हमारा भरोसेमंद नहीं है। 90% अगर सिर्फ प्रशासनिक खर्च करें और तब भी डेटा के लिए सही ना हो तो फिर क्या बात है? नहीं, इसमें जो 90% वाला कि एडमिनिस्ट्रेटिव में है, एक तो ये फिगर को मैं आउटराइटली एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, जो आंकड़े आ रहे हैं और लैंसेट का जो अपना प्रोजेक्शन है, उसमें मेथोडोलॉजिकल जो है वो इश्यूज आते हैं। वो ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे योगेश जैन से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि 2010 में जब छत्तीसगढ़ में मलेरिया फैला तो
उन्होंने और उनकी टीम ने एक ब्लॉक में 200 मौत का पता कराया, जो एक वर्बल ऑटोप्सी कहते हैं उससे, और जो सरकारी आंकड़ा था 9 मौत का था। तो इतना का अंतर अगर रहेगा, कि सवाल इसलिए है कि जो गरीब आदमी है, अब इस दिल्ली में हम कहते हैं कि रिकॉर्ड की जो हालत यह है कि एमसीडी को 5 साल पहले का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड रखने की कोई व्यवस्था नहीं है जो बता सकती है। दिल्ली की हालत है। तो बिलासपुर या फिर पूर्वोत्तर के राज्यों में या झारखंड के राज्यों में कितनी स्थिति खराब होगी, हम दिल्ली से अंदाजा कर सकते हैं ना फिर तो। नहीं, इसमें मैं डिसएग्री होऊंगा। दिल्ली अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स है, हर कोई व्यक्ति जानता है, मल्टीप्लिसिटी है यहाँ पर। और रिकॉर्ड कीपिंग, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो हमारे फील्ड में है, दूर दराज के क्षेत्रों में है, वहाँ मलेरिया का जो ये मुहिम सालों से चल रही है, उसमें बड़ा अच्छा रिकॉर्ड कीपिंग का सिस्टम है। नहीं है, लेकिन मैं जितने भी लोगों से बात किया वो यही कहते रहे कि रिकॉर्ड कीपिंग का सिस्टम रखने के लिए कोई हमको आदमी चाहिए। वो आदमी हमारे धीरे धीरे कम होते गए। तो इस कारण से अभी ये कमी दूसरे तरीके से जवाब दिया, मैं समझ गया। मतलब इसकी जो है समझ गया, समझ गया, मेरे दर्शक भी समझ गए, वो मेरे साथ बहुत दिनों से समझ रहे हैं, तो समझ गए। लेकिन एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि बिलासपुर का हम उदाहरण दे रहे हैं, तो वहां अगर किसी की मौत मलेरिया से हुई, तो क्या उसने कंप्यूटर में कुछ डेटा फीड किया जिससे आपको पता चल गया राष्ट्रीय स्तर पे, चूंकि आप नोडल एजेंसी हैं, कि आज के दिन में 10 मौतें हुई हैं? जो रजिस्टर्ड हैं वो छोड़ दीजिए, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका। इसमें देखिए, मलेरिया की एक तो नंबर 1 लोकल फोकल डिजीज होती है, ये बात जो है वो ठीक है। नंबर 2 कि फीवर होता है, और उसमें दूर दराज के क्षेत्र में हुआ, तो वो कई बार उसकी सूचना आते आते समय लग जाता है। कई लोगों ने मुझे बताया, जब मैं बात कर रहा था, तो उनका कहते जो जिला डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अफसर होता है, मरने के बाद किसी अस्पताल में किसी की मौत हो गई, उसने सूचना दी कि मलेरिया से मौत हुई है, तो वो आता है, वो जांच करता है, और कई बार वो रिकॉर्ड में नहीं रखता, क्योंकि मलेरिया से होने वाली मौत उसके इलाके में ज्यादा होगी तो फिर उसकी डांट पड़ेगी और उसका प्रमोशन रुक जाएगा। ये बिल्कुल एक प्रवृत्ति थी, अभी भी है सर? हाँ, अभी भी है। उसके पीछे साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि यदि जैसे मलेरिया की एक डेथ हो गई, कल पूरे दिन इस पर चर्चा जो है वो चलती रही। चर्चा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कह रहा हूं कि वो हेडक्वार्टर से मलेरिया अफसर आके क्यों करेगा? नहीं, टीम क्यों सर्टिफाई करेगी? उसका एक थोड़ा सा, अस्पताल का जो सीएमओ है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो क्यों नहीं सर्टिफाई करेगा? ये एक जो है वो मेंटलिटी, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, कि यदि जिले में मलेरिया की डेथ बढ़ गई तो एक सिंपल सा एक्शन होता है, जैसे कॉरोलरी दे रहा हूं कि रोड पर यदि एक्सीडेंट हो गया तो स्पीड ब्रेकर लगा दीजिए, वो सॉल्यूशन है। मलेरिया से यदि मर गए, ज्यादा लोग मर गए, तो डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर को सस्पेंड कर दीजिए। ये होता था। लेकिन अब हमने ये सब मुहिम के पीछे कि राज्य सरकारों को मैं खुद आग्रह करता हूं, और बिल्कुल जो है वो करबद्ध निवेदन सस्पेंड ना करें कि वैसे ही उनका दफ्तर कहीं टूटी फूटी जगह में होगा, मालूम नहीं कि किस स्थिति में, उनकी परिस्थिति समझें और उसके साथ जो है वो मिलकर के काम करें। क्या ये व्यवस्था आपकी नजर में व्यवहारिक लगती है कि जहां मौत हुई है वो डॉक्टर ही सत्यापित करे कि मलेरिया से इसकी मौत हुई है? मलेरिया अफसर क्यों आएगा जिला से 40 किलोमीटर जीप पे बैठ के? ये आई डो नॉट नो किसने जो है वो बोला है, ये हमारी गाइडलाइन में कहीं भी नहीं है। तो कैसे सर्टिफाई होता है कि मलेरिया? सर्टिफाई ये होगा कि मरीज आया, उसकी यदि ब्लड स्लाइड में पॉजिटिव आया, पहले तो माइक्रोस्कोपी का था, अब ब्लड स्लाइड में आया, तो दैट केस हैज टू बी डिक्लेयर्ड एज ए केस ऑफ मलेरिया। उसमें कोई सत्यापन की जरूरत नहीं है। कल कह रहे थे प्रशांत जी और योगेश जी कि आदिवासी इलाकों में जो मलेरिया से लोग ज्यादा मरते हैं, उनमें से 50% आदिवासी इलाकों के हैं। और आज ही सर डॉक्टर के अग्रवाल जो आईएमए के नए अध्यक्ष बने हैं, उनकी तरफ से प्रेस रिलीज आई है कि मरने वालों में से सबसे ज्यादा 5 साल से कम के बच्चे मरते हैं। नहीं, ये डेटा ठीक नहीं है। ये डेटा बिल्कुल ठीक नहीं है। ये स्थिति अफ्रीका की है। अच्छा। अपनी भारतवर्ष की स्थिति में मलेरिया के डेथ के जो आंकड़े हैं उसमें बच्चों की मृत्यु कम है और एडल्ट्स और इन लोगों की ज्यादा है। पर यह आपने दिलचस्प बात बताई कि 50 और 60 के दशक में जब रे साहब थे, एपी रे, हम लगभग मलेरिया को खत्म करने के करीब पहुंच गए थे। वैसे ही जैसे श्रीलंका पहुंच गया था
और उसके बाद वो सुस्त पड़ गया और फिर उस टाइम में श्रीलंका भी पहुंच गया था और बहुत से देश पहुंच गए थे। लेकिन उस टाइम जो ध्यान बढ़ गया, फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स हुई और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसका जो उस टाइम बड़ा इफेक्टिव मेथड था डीडीटी, वो अमेरिकन से कंट्रोल्ड था। अच्छा। और वो सप्लाई की जो है वो प्रॉब्लम हुई, उन्होंने सप्लाई रोक दी। और उसके अलावा जो है वो फिर हमारी तरफ से भी इस सोच पर कि जब मलेरिया बहुत कम हो गया है तो ध्यान हट गया, तो ध्यान तो देना। पर क्या अब भी हम डीडीटी की सप्लाई के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं या अब भारत ना केवल डीडीटी, मलेरिया के लिए जितनी चीज चाहिए, यू विल सरप्राइज टू नो कि जो LLIN है, मच्छरदानी, ये लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स, इसमें भी भारत सक्षम है और जितनी जरूरत है वो हमारे यहाँ बन रहा है। हम ही लोग रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स हम बना रहे हैं, दवाइयों में हम लीडर हैं, एंटी मलेरिया हमारी। तो अगर आपकी कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी जाए, थोड़ा सा और आधुनिक कर दिया जाए, तो आप लोग भी ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो अस्पतालों में अगर गंभीर मलेरिया हो जाए तो उसके इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है सर। देखिए इसमें और लोगों की जान चली जाती है। इसमें व्यवस्था वाली बात में इसके लिए बड़ा सिंपल सा चीज है, इंजेक्शन आर्टिसनेट लगता है और इंजेक्शन आर्टिसनेट ना केवल सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट में भी अवेलेबल है। प्रॉब्लम क्या आती है, दिल्ली की यदि बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली अपने आप में एक फिर भी बहुत राज्यों की तुलना में तो केंद्र होने के कारण तो है ही सर। नहीं, यहाँ मलेरिया का अदरवाइज जैसे मैंने कहा ऑन द होल बहुत कम इंसिडेंस है, इसलिए यहाँ के डॉक्टर्स, मैं भी आसपास के ही मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, तो इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा और एक जो कहते हैं लेवल ऑफ सस्पिशियन ज़्यादा कम रहता है, इसलिए वो लोग मिस कर जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जब फीवर होता है, हम लोगों को जो पढ़ाया गया था कि पहले रे साहब के टाइम पर एक स्लोगन था, एवरी केस ऑफ फीवर हैज टू बी कंसीडर्ड एज ए केस ऑफ मलेरिया अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। ये सूत्रवार वाक्य था। ये 60 के दशक में स्लोगन लेकर के हम आगे बढ़े। अब आप लोग बुखार को सामान्य वायरल समझने लगते हैं। डेंगू आ गया, चिकनगुनिया आ गया, वायरल फीवर आ गया, उसमें भी कई नाम आ गए। ठीक है, तो इस कारण से ये ध्यान हट रहा है। ठीक है, तो हम नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के दफ्तर में आए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो छिड़काव की सामग्रियां हैं, जो मशीन है, जो बार बार अभी आप कैमरे पर देख ही रहे हैं, उनके बारे में हल्की फुल्की थोड़ी सी बात कर लेंगे। श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ और बताएंगे कि छिड़काव और स्प्रे, फॉगिंग, ये सब मलेरिया से बचने के जो उपाय हैं। बिल्कुल। मुझे सबसे पहले बताइए कि क्या हाउसिंग सोसाइटी वाले ये इनमें से अपना खरीद के खुद कर सकते हैं या जब भी करेंगे तब कोई निगम के कर्मचारी? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसको सिर्फ ध्यान ये देना होता है क्योंकि हमारी जो गाइडलाइंस होती है, क्योंकि सारी चीजें, अगर हम इंसेक्टिसाइड से रिलेटेड चीजों की बात करें तो इसकी एक डोज होती है। अच्छा, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी गाइडलाइंस हैं और हमारी पब्लिक डोमेन में, वेबसाइट में, और हम लोग रेडी हैं सारी जगह। तो चाहे जब तक आप ट्रेनिंग नहीं देंगे वो नहीं कर सकते? नहीं, वो कर सकते हैं, उसमें पढ़ करके भी कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। जैसे अब हम एग्जांपल के लिए बताएं, जैसे ये हमारा कोई बायोलार्विसाइड पाउडर है, ये हमारा टेमीफास का ग्रेन्यूल है। एक टेमीफास है, सबसे सेफेस्ट कंपाउंड है लार्विसाइड में, जो लार्वा आपने देखा पानी में उसको मारता है। तो अब इसमें हमारा जो डोज है 1 ppm, हम सिर्फ ये ट्रेनिंग देंगे कि जैसे 2.5 ml जो इसका ले लो, 10 लीटर पानी में डाल दो और उसके बाद उसको इतने जगहों पे डालो, फैला दो। हाँ। तो उससे भी हो सकता है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। और ये सब छिड़काव के ये नया चीज आ गया। ये नैपसैक स्प्रेयर है। ये ऐसा है कि जब आपको नालियों में डालना है, इसमें डालना है, तो इसको हम जैसे एग्रीकल्चर में देखा होगा आपने, कंधे वो लेके चलते हैं, सैक को नैप कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम है नैपसैक। ये किट भी होता है ना सरकार का। सर किट नहीं मिलेगा तो कोई कार्यक्रम नहीं लगता सरकारी, है कि नहीं? लोग गांव में पूछेगा कोई किट आया है कि नहीं। तो आपको जरूरत ना भी हो तो आपको एक किट बनाना पड़ेगा, नहीं तो कोई ध्यान नहीं देगा। ये स्प्रे करने के लिए थोड़ा वो सब किट बैग होना चाहिए। हाँ, सेफ्टी किट है। इसमें थोड़ा सा लगा दिया मास्क, पर्सनल प्रोटेक्शन हम कहते हैं, ये सब कागज लगा लिया। मुखिया जी को भी जोश आ जाता है। हाँ, नहीं देख करके इसमें थोड़ा बस ये होता है कि थोड़ा आपकी पहचान भी बन जाती है कि हाँ, कि आप वो काम कर रहे हैं। ये जो फॉगिंग मशीन है,
ये क्या बला है सर? ये इसका इंतजार आजकल शहर में लोग करते हैं, लेकिन ये भी नहीं आ पाता। नहीं, इसका इंतजार तो करते हैं और इसको बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी क्वांटिटी में है। फॉगिंग का बेसिक जो उद्देश्य होता है कि जब जैसे अब आजकल आप देख रहे हो कि अपसर्ज हो रहा है केसेस का, आउटब्रेक की डेफिनेशन में फिट बैठता है कि नहीं, ये तो दूसरी अलग बात है। ठीक है। अब लोग जो मच्छर जब पैदा होता है काटने वाला, और वो जब 7-8 दिन का हो जाता है कि इन्फेक्टिव स्टेज पहुंच जाता है, जब काटेगा तो अब फैलाएगा बीमारी, पहले दिन से ही नहीं होता है। उस समय उस मच्छरों की तादाद जब बढ़ जाए तो हमें ये धुआं छोड़ना होता है कि वो उस एज के मस्किटो सारे मर जाएं, तुरंत नॉकडाउन हो जाएं। इसका बेसिक उद्देश्य है, और ये हम करते हैं सुबह और शाम। अब कई बार क्या होता है, लोग पर पालिका के पास उतने कर्मचारी नहीं हैं, या पता नहीं उनके पास रूटीन नहीं है सर, वो नियमित रूप से करते नहीं। वो करते तो हैं, सुबह शाम एनडीएमसी के इलाके में क्या होता है कि लोग जो हैं, अब जैसे कल ही मैं गया था वहाँ पर साउथ दिल्ली में शाहीन बाग में, जहाँ अभी डेथ की जो बात, अब वहाँ पर लोग इतने वो हो जाते हैं, अभी कराओ मेरे यहाँ, तो उसमें पब्लिक के कोऑपरेशन में हम लड़ाई नहीं करते। नहीं, वो तो मौत के बाद वो पैनिक करते हैं तब, लेकिन ऐसे सामान्य रूप में भी नहीं करते। वहाँ पर भी एक्चुअली ये हमारा रूटीन में रिकमेंडेड मेजर्स नहीं है। ये जब महामारी फैल जाए तब इसको करते हैं, क्योंकि महामारी नहीं, जहाँ क्लस्टरिंग ऑफ केसेस होगा और ज्यादा हो तो ज्यादा तो वहाँ उसके पीछे वो जो है वो साइंस ये है कि ये मॉस्किटो को नॉक डाउन करती है, मारती है। तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो यदि ज्यादा है तो करना है, अदरवाइज देखिए वातावरण अभी जो है वो हम यदि ज्यादा करने लगेंगे तो एनवायरमेंटलिस्ट वाले जो है वो भी आ जाएंगे। जी जी जी, वो ऑलरेडी आए, वो तो आएंगे ही, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में। पर अब मुझे एक बात बताइए कि आप मच्छरों के विशेषज्ञ हैं, आपको मच्छर काटते हैं कि नहीं काटते? मच्छर नहीं काटते आपने तो अपना, श्रीवास्तव जी को सब पता है, मत काटो इनको भाई। नहीं, पूरी व्यवस्था करके रखी है। अच्छा, आप अपने घर में काफी व्यवस्था है, मतलब क्या वो आदर्श है, दिखाया जा सकता है कि मच्छर मुक्त घर में रहना है तो श्रीवास्तव जी के मतलब अब साहिबाबाद जैसे एरिया में रह रहे हैं और चारों तरफ टूटी नालियां हैं और ये है, मगर हमारे घर में नहीं है, तो कुछ तो कारण है क्यों नहीं? कुछ मतलब आपने पूरा इंतजाम किया। स्क्रीनिंग द बेस्ट मेथड। अच्छा, स्क्रीनिंग करते रहते हैं। ये भी है, दिलचस्प है कि आपके घर भी जाकर देखना चाहिए कि आप कैसे स्क्रीनिंग करते हैं, खासकर वैसे जगह में जो हिंदुस्तान की आम हकीकत है। साफ सुथरी जगह में तो कोई भी, लेकिन मेरा ये पूछना है कि आजकल लोग घर में बहुत सारे गार्डन बना लेते हैं, बिस्तर के बगल में गमला रख लेते हैं, है ना, तरह तरह का, तो उनसे भी मच्छर है की संभावना है? और वहाँ वैसे स्थिति में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अच्छा, मच्छर ये एक थोड़ा सा मिसनोमर है। अच्छा। बहुत पढ़े लिखे लोगों में भी जाके पूछिए आप तो कहते हैं मच्छर, अरे वो झाड़ी में जाके देख लो। पढ़े लिखे लोगों में मच्छर के बारे में थोड़ी पढ़ाई की आपकी तरह। एक जनरल कंसेंसस जो आईसी, हेल्थ एजुकेशन, बीसीसी 50 सालों से चल रहा है, पर झाड़ियों में जैसे आपने कहा तो वो है मच्छरों का। होता क्या है कि लार्वा अंडा तो देगी पानी में ही, वो झाड़ियों में या फूल पौधों पे नहीं देगी। ओके। वहां से जब पानी मतलब जहां पानी पर्याप्त संख्या में, पानी स्टेगनेंट वाटर है, नम मिट्टी में नहीं मिट्टी में। ठीक है। अब वहां से जब मच्छर उड़ के निकला, तो उड़ के निकलने के बाद जब मच्छर रेस्ट करेगा तो मच्छर को टेम्परेचर चाहिए थोड़ा ठंडा हो, मतलब वो 40-42 डिग्री ना हो, 26 से 28 डिग्री इसी खोजता है वो। 26 से 28 डिग्री का टेम्परेचर बड़ा बढ़िया है। हम लोगों को पढ़ाया गया था मैजिकल फिगर 27 डिग्री टेम्परेचर और उलट 72 डिग्री रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये बड़ा मैजिकल फिगर था। उसमें क्या है, अब हमने एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, तो वो इसकी वजह से हो गया। तो जो प्लांट लगाने के बजाय एसी कूलर से ज्यादा खतरा है नहीं? प्लांट लगाएंगे तो जब मच्छर रेस्ट करेगा, और मच्छर डार्क जगहों पे शेडेड, तो क्या करें सर? घर में लोगों ने तो कोई जगह नहीं है, बाग तो है नहीं, घर में कोने से 4 गमला रख दिया है, तो मतलब वो संभावना तो है कि मच्छर कहीं से मच्छर आएगा ना, मच्छर आए नहीं, वो मलेरिया बन सकता है। अगर आप शाम के टाइम पे वो आप उसको रखे नहीं या वहां पे छिड़काव करें या रिपेलेंट यूज करें, और अगर स्क्रीनिंग करेंगे जैसे दरवाजे पे मैट लगा लिया, नायलॉन की शीट या नेटलॉन लगा लिया या कोई चीज जाली लगा लिया, हमने जाली लगाई है। शाम के टाइम पे वो जो मिथ है ना कि वो लक्ष्मी जी आती हैं, दरवाजा खोल के रखो, वो खोल दिया जाता है। हमारे गांव में बलिया में होता था, तो मच्छर जी आ जाते हैं, तो मच्छर जी आते, लक्ष्मी बाद में आएंगे तो हम बंद कर देते हैं, भाई हमको उतनी लक्ष्मी। एक आखिरी सवाल है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि इस विभाग में वैज्ञानिक बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है? क्या करते हैं आप लोग, में तो क्या पढ़ के आते हैं? मुख्य 2 जो हैं वो हैं इसमें कैटेगरी। एक तो जो
डॉक्टरी MBBS करके अच्छा। जो पब्लिक हेल्थ में क्वालिफिकेशन करते हैं, जो लोग मतलब पैसा नहीं कमाना चाहते वही ना आएंगे इधर। देखिए तो प्राइवेट अस्पतालों में जाके वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लूटना नहीं चाहते हैं, मरीज के हाथ से हम अभी उतार लीजिए। मैं तो खुद डॉक्टर हूँ और उस वाली स्टेज से निकला हूँ कि मुझे भी मौका मिल रहा था कि मैं तभी तो मैंने पूछा कि वो छोड़ के यहाँ लोग आते हैं। टीवी टेस्ट में मैं अपना MD कर सकता था, लेकिन वो छोड़ करके यहाँ आया। तो जहाँ बात कर रहे हो आपकी पैसा, तो पैसा मैं छोड़ के आया, मैं संतुष्ट ना, मैं पैसे में संतुष्ट हूँ नहीं, लेकिन छोड़ के आए, बहुत पैसे छोड़ के वो लोग यहाँ आते हैं। एक तो MBBS वाले डॉक्टर, एक तो ये दूसरी कैटेगरी है कि जो लोग जैसे डॉक्टर श्रीवास्तव हैं कि जिन्होंने MSc जूलॉजी करी और उसके बाद में एंटोमोलॉजी के सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन रिसर्च करने, तो कीट विज्ञान उसको बोलते हैं। नॉन मेडिकल जो है वो साइंटिस्ट वाला जो है वो एक दूसरा ग्रुप जो है वो है। तीसरा ग्रुप जो हमको प्रोग्राम में जरूरत पड़ता है, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, कि जैसे चर्चा चली कि उसमें हम लोग काम आ सकते हैं। उसमें आपका जो ये कार्यक्रम है और इस तरह के ये चीजें जो है वो कि डिसेमिनेट करना कि हर चीज सरकार नहीं कर सकती, ये सोच जो है वो बदलाव की जरूरत है। पर सरकार कीट विज्ञान में दिलचस्पी लेती है, वैज्ञानिकों को रखती है, आप जैसे लोगों को एक विभाग बनाती है, तो इस समस्या को जानने के साथ साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि सरकार नामक व्यापक संस्था के भीतर छोटी छोटी जो इकाइयां हैं उनके काम क्या हैं, वहाँ कौन लोग हैं, हमें थोड़ा उनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि वो अंत में हमारा ही हिस्सा हैं और उनके साथ हमारा क्या संवाद और सहयोग होता है। तो यही छोटा मोटा मकसद था। मच्छर के बारे में आप कितने ज्ञानी हुए बताइएगा मुझे, हम लोग तो काफ़ी ज्ञानी हुए। अवधेश, सुशील महापात्रा और मुरसलीन, और मुझे आप इजाज़त दीजिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।